हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 57। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा ना मुझे आपसे शादी नहीं करनी मयंक सर। अब इसे मेरी जिद समझ लीजिए या फैसला। अपने आंसू बड़ी बेदर्दी से पूछकर उसने अपना हाथ मयंक से छुड़ाकर दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा तो मयंक झुंझला गया। श्रुति देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं खुद इन दिनों इतना फंस गया था खुद में, अपने परिवार में, इन चीजों में कि तुमसे बात करने का सूझा ही नहीं। और जब तक सूझा तब तक तुमने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने शादी के 4 दिन पहले आपका नंबर ब्लॉक किया था। उसके पहले तो आपका कोई भी कॉल नहीं आया था। इस बार श्रुति लड़ने के पूरे मूड में थी। आई एम सॉरी श्रुति, मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। भले ही मुझे पता था कि तुम इस शादी से मना नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मुझे पूछना चाहिए था। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। आप कुछ नहीं जानते मयंक सर। आपको याद भी है इस महीने में आखिरी बार हमारी मुलाकात कब हुई थी? फीका सा मुस्कुराकर, नहीं याद है ना? क्योंकि इस महीने में हम मिले ही नहीं। आप बिजी रहते हैं अपने काम में। ना आपके पास मैसेज देखने का वक्त है, ना कॉल रिसीव करने का। श्रुति की भराई आवाज सुनकर मयंक, जो ये बोलने वाला था कि ये महीना शुरू हुए तो अभी 10 दिन भी नहीं हुए, वो रुक गया। इससे पहले मामला संभलने से रहा, उल्टा अभी अभी बंद हुई श्रुति की टंकी का नाम फिर से खुल जाता। श्रुति मेरी तरफ देखो। मयंक की गंभीर आवाज सुनकर उसने अपनी पलकें उठाकर मयंक को देखा तो मयंक ने हल्के से मुस्कुराकर बोलना शुरू किया। मैं जानता हूँ तुम्हें घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। नए रिश्ते, नए लोग, नया परिवार, इन सब के बारे में ही सोचकर तुम शादी नहीं करना चाहती ना? बोलो ठीक कह रहा हूँ ना मैं? आखिर में पूछे गए मयंक के सवाल पर बस श्रुति ने अपना सिर झुका लिया। मेरी दुनिया बचपन से सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती रही है, पीयूष भाई, बड़े पापा, और आपके अलावा तो मेरी दुनिया बाहर कहीं गई ही नहीं। ऐसी लड़की जो अपने घर की लाडली रही हो, वो क्या किसी दूसरे घर में जाकर उसके पूरे परिवार को अपना पाएगी? उस परिवार को वो प्यार और सम्मान दे पाएगी जो सिवाय उसने अपने बड़े पापा और भाई के किसी को नहीं दिया? सगे घर की अल्हड़ और झल्ली सी बेटी क्या दूसरे घर की समझदार बहू बन पाएगी? एक सांस छोड़कर, मैं नहीं कर सकती मयंक सर, मुझसे होगा ही नहीं। मैं अपना कमरा ढंग से नहीं संभाल पाती, इन नए रिश्तों को क्या संभाल पाऊंगी? तुम संभाल लोगी, सब कुछ संभाल लोगी, बस भरोसा रखो मुझ पर। और अगर अभी तुम अपनी इस जिद पर अड़ी रही तो आज यहाँ से बारात खाली हाथ तो लौटेगी नहीं। तुम नहीं तो कोई और। वो आगे बोलता उससे पहले श्रुति के गुस्से से भरी घूरती नजरें उसे अपने ऊपर महसूस होने लगी। श्रुति ने अपना चेहरा नाराजगी से फिरा लिया। तभी उसके आगे एक हाथ आ गया। उसने सिर उठाकर मयंक को देखा, फिर उसके हाथ को। टाइम हो गया है श्रुति, हम सबको और इंतजार नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। शादी भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर बड़े पापा को कोई कुछ बोले, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए श्रुति ने मुंह बनाकर कहा तो मयंक ने मुस्कुराकर उसकी चुनरी ठीक की। चेहरे पर से लटे पीछे करते हुए उसने कहा, शुक्र है जो मेकअप वाटर प्रूफ है, वरना तुम आज इतनी रोई हो कि शायद विदाई तक तुम्हारे स्टॉक में आंसू की किल्लत पड़ जाए। उसकी बात सुनकर श्रुति ने मुंह बना लिया। सब आपस में मशगूल थे। सबको जानना था कि श्रुति और मयंक कहाँ गायब हैं, मगर पीयूष से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। निरंजन जी परेशान से यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहे थे और मयंक के मम्मी पापा की नजर बार बार उस रास्ते पर टिक जाती जिधर से दोनों आते। तभी उनके बीच रिया की आवाज पड़ी, वाओ, जीजू और श्रुति साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। सबका उधर ध्यान चला गया जिधर से श्रुति और मयंक साथ में ही मंडप की तरफ आ रहे थे। उन्हें साथ देखकर पीयूष के माथे पर पड़े सारे बल गायब हो गए। पंडित जी ने एक बार फिर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। दिल में ढेर सारी घबराहट और मयंक का भरपूर भरोसा लिए श्रुति पूरी तरीके से मयंक की हो चुकी थी। भले ही उसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिका था, मगर ये सोचकर ही मयंक का दिल कांप उठा था जब उसने कहा था कि वो मयंक से शादी नहीं करना चाहती। आज उसे अपनी पत्नी के रूप में देख मयंक की आंखें अपने आप ही भर आई और अपने हाथ में बंधी मौली को देखते हुए वो बोला, काश शालू तुम यहाँ होती। श्रुति जिद के मामले में अपने भाई पर गई है पूरी तरीके से। तुम होती तो आज ये दोनों भाई बहन ऐसे बिखरे नहीं होते। संभालने की कोशिश तो मैं दोनों को कर रहा हूँ, मगर शायद तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। मयंक सर। श्रुति ने जब उसे बुलाया तो वो श्रुति को देखने लगा। शादी के बाद रिश्तेदारों ने एक आध बार श्रुति को टोका भी था कि अपने पति को ऐसे मयंक सर कहकर क्यों बुलाती हो। वो पति है तुम्हारा, तुम्हारे ऑफिस का बॉस नहीं जो सर बुलाती हो। इसके बाद जब भी साथ में वो होते तो मयंक को आप कहकर ही बुलाती थी।
वैसे भी वो मयंक को आप ही कहती थी, पर शादी के बाद के आप और सुनिए जैसे शब्दों में भी मानो इश्क घुला हुआ रहता था। कमरे में या बाकी समय मयंक से बोलने की आदत उसकी वही थी। शुरुआती दिनों में उसे प्रॉब्लम भी हुई, मगर मयंक की मम्मी उसके प्रति इतनी सपोर्टिव थी कि ज्यादा मुश्किलात झेलनी ही नहीं पड़ी। जब तक पार्थ का जन्म नहीं हुआ था, श्रुति ऑफिस भी आती थी, मगर पार्थ के जन्म के बाद उसने काम से ब्रेक ले लिया था। मयंक को इसलिए तो इस लड़की पर प्यार आता था, उसके भरोसे पर वो शादी करके नए परिवार में आई थी। भले ही वो जिद्दी थी, जल्दी नाराज हो जाती थी और झल्ली थी, मगर वो जैसी भी थी अपने मयंक सर के लिए बेस्ट थी। कहाँ खो गए आप? सुनिए ना। एक बार फिर श्रुति की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो होश में आया और बोला, हाँ बोलो। आप फिर से भूल रहे हैं पापा की दवाइयाँ भिजवाना। उन्हें याद से दवाइयाँ भिजवा दीजिए और मम्मी से बात मैं कर लूंगी। उन्हें मनाने का काम आपसे नहीं होगा। मयंक ने उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ तो तुम दोनों सास बहू के बीच मुझे नहीं पड़ना। कभी कभी तुम दोनों के साथ ये फील होता है कि मैं मम्मी का अपना बेटा हूं ही नहीं। मयंक ने तुनकते हुए कहा तो श्रुति को हंसी आ गई। आपको जलन हो रही है ना? मुझे क्यों जलन होगी? तुम कुछ भी कहती हो श्रुति। कहकर वो वहां से जाने लगा तो पीछे से श्रुति ने आवाज दी, अरे कहाँ चले? मयंक ने बिना पलटे कहा, पार्थ कहाँ है, उसे देखने जा रहा हूँ। श्रुति को बिना बोलने का मौका दिए वो वहां से चला गया तो श्रुति उसके पीछे से ही खिलखिलाकर हंसी। दिन बीत रहे थे और इन 1.5 महीने में शालिनी और पीयूष के बीच एक खामोशी की दीवार कायम सी थी। पीयूष का उस पर हक जताना अब भी चालू था, मगर शालिनी ने उन चीजों पर रिएक्ट करना बंद कर दिया था। वो जानती थी वो जितना रिएक्ट करेगी पीयूष उस पर उतना ही खुलकर हक जताएगा, जो कि शालिनी चाहती नहीं थी। उसे किसी भी तरीके का तमाशा नहीं चाहिए था। वहीं जब श्रुति ने मयंक की मम्मी से शिमला शिफ्ट होने की बात की तो वो तुरंत ही मान गए। आखिर उम्र के इस पड़ाव में उन्हें भी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर शिमला में प्रकृति के करीब रहने का मौका मिले तो वो क्यों नहीं रहेंगे। वहीं पीयूष चाहता था कि वो निरंजन जी से बात करे, मगर उसकी जो 7 साल उसने उनसे बात नहीं की थी सामने से, वो अब करने में झिझक महसूस कर रहा था। पीयूष जितने सब्र के साथ शालिनी का इंतजार कर रहा था, शालिनी उतना ही उससे और उसकी हरकतों को पूरी तरह से अनदेखा करती थी। जिस प्रोजेक्ट पर स्वर और पीयूष साथ काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने आया था। उस प्रोजेक्ट के सफल तरीके से पूरा होने की खुशी में स्वर ने एक आलीशान पार्टी दी थी, जिसमें कई बड़े लोग आने वाले थे। 2 बड़ी कंपनियों में शामिल ओबरॉय इंडस्ट्री और रायजादा इंडस्ट्री का साथ में पहला प्रोजेक्ट इतनी अच्छी तरीके से सफल हुआ था कि ये मीडिया के लिए भी मसाले वाली खबर थी। कुल मिलाकर ये पार्टी बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाली थी। थैंक यू एवरीवन, हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए। अगर आप सबका सपोर्ट और मिस्टर रायजादा का भरोसा साथ नहीं होता तो शायद ये मुमकिन नहीं था। उम्मीद है हम आगे और भी प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। मुस्कुराते हुए तिथि ने अपनी बात खत्म की और अपने सूट के दुपट्टे को संभाले अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उस बड़े से मीटिंग हॉल में 1000 की संख्या में लोग जमा थे। स्वर्ण ने सबको धन्यवाद कहते हुए एक बार फिर उस प्रोजेक्ट के सफल रूप से पूरा होने की खुशी में पार्टी की बात कही और वहां से वही सौम्य मुस्कान लिए नीचे उतर गया। वहीं पीयूष अपने पैर पर पैर रखकर बैठा सब देख रहा था। आखिर अंकित के बहुत इंसिस्ट करने पर वो अपने कोट के बटन बंद करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। माइक को होल्डर से अलग करके हाथ में लेकर वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और माइक पर अपनी दोनों उंगलियां रखकर सबको देखने लगा। भीनी सी मन मोह लेने वाली मुस्कान के साथ उसने जैसे ही माइक में हेलो एवरीवन कहा, लड़कियों में एक शोर सा गूंज गया। सबने एक सुर में हेलो कहा तो पीयूष हल्का सा हंस पड़ा। हंसने की वजह से उसके दाएं गाल पर डिम्पल गहरा गया और आंखें अपने आप ही छोटी हो गई। ऐसा नहीं था कि पीयूष इन बातों से अनजान था कि स्वर के ऑफिस की लगभग सारी लड़कियां पीयूष के पीछे पागल थी, मगर उसे कभी शालिनी के अलावा कहीं और नजर फेरना ही नहीं चाहा था। वही शालिनी ने जब ये गूंज सुनी तो ना जाने क्यों उसके दिल में हुक सी उठी। नफरत करती है ना वो पीयूष से, तो क्यों उसकी छोटी से छोटी बात से शालिनी को फर्क पड़ता था? क्यों पीयूष की मौजूदगी मात्र उसे अंदर से कमजोर करती थी? क्यों वो चाहती थी कि पीयूष से दूर रहे? आखिर वो माने या ना माने, थी तो वो पीयूष की भी बेटी ना। क्यों वो इतनी ज्यादा उलझ गई थी? ऐसी तो नहीं थी वो। बदल दिया था 7 साल में खुद को, तो ये 3 महीने का आया पीयूष क्यों उसके 7 साल की नाराजगी की जमी हुई बर्फ को पिघलाना चाहता था? नाराजगी? क्या सच में वो बस पीयूष से नाराज थी? नहीं, वो तो नफरत करती थी पीयूष से। लेकिन क्या वो सच में नफरत करती थी उससे? शायद हाँ या शायद नहीं। हाँ, गुस्सा था उसके अंदर पीयूष को लेकर। सारे जज्बात 7 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। बची थी तो बस यादें, जिन्हें याद करना शालिनी नहीं चाहती थी। उसकी जिंदगी अब बस पियालनी थी और किसी को भी फिर से कोई जगह उसकी जिंदगी में नहीं मिलेगी। जो गलती वो कर चुकी थी उसे अब नहीं दोहराना था। सब कुछ बदल चुका था, खुद शालिनी भी। अपने ही अंतर मन से वो जूझती रहती,
अगर पीयूष की गहरी आवाज उसके कानों में नहीं पड़ती तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस शहर ने, इस कंपनी ने मुझे सब कुछ वापस दिया जिसका मैं एहसानमंद हूँ। इस शहर ने मुझे मेरी जिंदगी दी है। रही बात प्रोजेक्ट की, तो उम्मीद है हम आगे और भी कई प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। अपनी बात खत्म करके पीयूष ने शालिनी की तरफ अपनी गहरी स्लेटी आंखों से देखा तो शालिनी की नजरें अपने आप ही झुक गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ गलत कर रही है। हॉल से निकलते वक्त ना जाने किस दुनिया में शालिनी खोई थी जो सामने ध्यान ही नहीं था। सामने से आता सुमित शालिनी को देख जानबूझकर उसके कंधे को धक्का मारता चला गया। शालिनी को जैसे ही धक्का लगा उसने पलट कर देखा और सिर हिलाकर चली गई। बिन मतलब का तमाशा उसे बनाना नहीं था, और अगर पीयूष तक ये बात जाती तो शायद सुमित का जिंदा रहना भी नामुमकिन था। शाम को लगभग 5 बजे तिथि जमीन पर बैठी थी और सोफे पर बैठी उसकी नानी उसके बालों में तेल लगाकर मालिश कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही तिथि ने नानी को शिमला ही बुला लिया था और मयंक के परिवार वाले भी यहीं आ गए थे। काफी कुछ बदल चुका था। मयंक और श्रुति उस कॉलोनी से कुछ दूर पर ही एक घर में रहते थे। निरंजन जी भी कुछ दिनों में शिमला आने वाले थे। यहाँ तिथि, पीयूष और तिथि की नानी रहती थी। नानी को भी अपनी नातिन के साथ साथ पीयूष जैसे नाती का भी अच्छा साथ मिल गया था। शाम के वक्त कॉलोनी में उनकी हमउम्र की कई औरतें उन्हें गार्डन में मिल जाती थी। राधिका जी और निकेतन जी के साथ भी उनकी अच्छी जमने लगी थी, और आदि, उस पर तो वो मानो जान छिड़कती थी। ना जाने क्यों, मगर तिथि को ये देखकर बहुत जलन होती। वो जानती थी आदि कभी उसकी जगह नहीं ले रहा था, मगर ना जाने कौन सी घुट्टी पिला दी थी उसने नानी को, जो नानी दिन भर उसका नाम लेते नहीं थकती थी। शालिनी अपने कमरे में बेड पर कपड़ों के बीच बैठी रोती हुई पीयू को अपनी गोद में लिए शांत कराने की कोशिश कर रही थी, मगर पीयू थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीयू बच्चा, प्लीज शांत हो जाओ। बताओ मम्मा को क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? मम्मा, पीयू को नई ड्रेस चाहिए, उसके पास एक भी नया ड्रेस नहीं है। पीयू ने सुबकते हुए कहा तो शालिनी ने हैरानी से बेड पर पड़े उसके कपड़ों को देखकर बोली, पर बच्चा, ये सब तो आपके नए ड्रेसेस ही हैं, इन्हें आपने एक बार भी नहीं पहना है। लेकिन पीयू का बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ आएगा ना, और पीयू ऐसे पुराने ड्रेस पहनकर जाएगी तो अच्छा लगेगा क्या? आप मम्मा हो ना मेरी, फिर सब आपको बोलेंगे कि आपकी पीयू ने अच्छे ड्रेस नहीं पहने, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। शालिनी अचरज सी बस अपनी बेटी की बात सुन रही थी। वहीं पीयू अपने बड़े बड़े आंसुओं को छोटे छोटे हथेलियों से पोंछते हुए अपनी मासूम ग्रे आंखें टिमटिमाते हुए बोली, मम्मा, पीयू के लिए नया ड्रेस लेने चलोगी ना? क्या होगा अब इस पार्टी में? शालिनी और पीयूष के रिश्ते में क्या बड़ा तूफान आएगा? कौन सा नया तूफान इनके जिंदगी में आएगा? आदि और तिथि की लव स्टोरी कब बढ़ेगी आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।